हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके या जीएस के क्वेश्चन तथा इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज ये 19वां वीडियो है। अगर आप 18 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना है कि जो ट्विटर पे मुहिम चला हुआ है कि हैशटैग मोदी रोजगार दो, तो उसको आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वो 25 फरवरी को मतलब आपको ट्रेंड कराना है रोजगार के लिए, तो आप उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 1 सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। तो आपको याद रखना है कि मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। इससे संबंधित आप और डे याद रखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक को आप याद रखना है 1 सितंबर। तो 1 सितंबर यहाँ पे दिया गया है जो कि देख सकते हैं। तो 1 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। इसके बाद अगर बात करें कि 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 2 सितंबर वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, विश्व नारियल दिवस। तो वर्ल्ड कोकोनट डे आपको याद रखना है कि नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। इसके बाद आपको 5 सितंबर याद रखना है कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, जिसको शिक्षक दिवस के नाम से जाना जाता है, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को आप याद रखना है कि 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। तो आपको एक और सितंबर से याद रखना है कि 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस। तो आपको याद रखना है कि विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। इसके बाद और इससे संबंधित देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है। तो 10 नवंबर, तो 10 नवंबर मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। तो आपको याद रखना है कि 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये क्यों, मतलब ये पूरा नाम इसका क्या होता है? तो विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए। जब आपके पास लिखा आएगा कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, तब आप टिक करेंगे 10 नवंबर को। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर मतलब 10 दिसंबर को अगर बात करें, 15 नवंबर को अगर बात, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया है रावी, सोन, केन, बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। तो आपको याद रखना है कि वा से विदिशा हो जाता है, वा से बेतवा हो जाता है। तो आपको यहाँ से ये लिंक करके याद कर लीजिएगा, जो कि आपको याद करने में आसानी होगी। इसके बाद अगर बात करें कि और क्या क्या नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सोन नदी पूछा जाता है आपसे। सोन नदी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सोन नदी से क्वेश्चन बनता है। तो सोन नदी जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, तो आपको याद रखना है कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, तथा ये किस जिले में है? तो अनूपपुर जिले में है। आपको ये भी याद रखना है कि अनूपपुर जिले में है। तो अनूपपुर मतलब अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो 3 नदियां निकलती है। आपको तीनों नदी याद रखना है, जो कि एक हो जाती है नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी होती है। तो नर्मदा नदी आपको याद रखना है। दूसरी हो जाती है सोन नदी, और तीसरी हो जाती है जोहिला नदी। तो 3 नदी निकलती है कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं केन नदी की, तो केन नदी किसकी सहायक नदी है, ये पूछा जाता है। तो केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, जो कि कटनी जिले से निकलती है। तो आपको याद रखना है कि कटनी से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। इसके बाद बेतवा की बात करें, तो अपन बेतवा तो देख लिए हैं कि विदिशा के किनारे बसा हुआ है। और अगर बात कर लेते हैं कि भारत मतलब मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। और जिसकी कभी कभी लंबाई पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है कि 1312 किलोमीटर, 1312, आपको ये याद रखना है कि 1312 हो जाएगी इसकी लंबाई, जो कि
मध्य प्रदेश से दो, फिर ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से जो नर्मदा नदी है कौन से राज्य में जाती है। तो मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में जाती है, और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश गुजरात में जाती है, और गुजरात में जाकर अरब सागर में क्या स्थित है, खंभात की खाड़ी। तो जो खंभात की खाड़ी है उसमें गिर जाती है। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी। आपको बताना है कि ग्वालियर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिया गया है राणा सिंह, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य, सूरज सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरज सिंह। तो आपको याद रखना है कि सूरज सिंह जो थे वो ग्वालियर की स्थापना की थी। इसके बाद आपको से सम्राट अशोक से क्वेश्चन बनता है कि सम्राट अशोक ने किसकी स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है कि जो सांची का स्तूप था, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में क्या स्थित है, सांची का स्तूप। तो आपको याद रखना है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था, अशोक ने कराया था। और अशोक किसका पुत्र था, तो अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था। और ये जो है अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। और जो राजा विक्रमादित्य थे, तो राजा विक्रमादित्य किसकी स्थापना की थी, उज्जैनी की, उज्जैन के राजा थे। तो आपको यहाँ से याद रखना है। और इनके नवरत्नों में से एक थे कौन, कालिदास। तो आपको ये भी याद रखना है कि इनके नवरत्न कभी कभी पूछे जाते हैं कि कालिदास कौन थे, तो विक्रमादित्य के नवरत्न थे। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी ए तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया है राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव, रजत शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरुण विजय। तो आपको याद रखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट बुक और क्या क्या बन सकते हैं। तो आपसे पूछा जाता है फर्स्ट बुक, तो अपन देख लेते हैं एक एक करके जो क्या क्या बनता है। तो वन अरेंज मर्डर, जो आपसे पूछा जाता है वन अरेंज मर्डर। तो आपको याद रखना है कि वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन है, चेतन भगत। तो आपको याद रखना है कि चेतन भगत इसके लेखक हो जाएंगे। जो कि हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक भी हो जाएंगे कौन, चेतन भगत। तो आपको याद रखना है कि इसके मतलब आपको एक ट्रिक याद रखना है कि जो जिसके मतलब ऐसा बुक जिसके पहले नंबर अगर आएगा, जैसे हाफ आ गया तो थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ आ गया, तो ये सब के लेखक क्या हो जाते हैं, चेतन भगत, ज्यादातर चांस रहता है। इसके बाद बात कर लें कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू किसके लेखक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मेघदूत। तो मेघदूत पूछे या अभिज्ञान शाकुंतलम पूछे तो उसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, कालिदास। तो आपको याद रखना है कि कालिदास इसके रचनाकार हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि गीतांजलि पूछा जाता है। तो गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएंगे, तो गीतांजलि के लेखक हो जाएंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। जो कि 1913 में प्रथम साहित्य का मतलब भारत का प्रथम साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। कब दिया गया था, तो 1913 में दिया गया है। आपको इतना याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग आपको याद रखना है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तो ये इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक हो जाएंगे अरुंधति राय। तो आपको याद रखना है कि अरुंधति राय, और ये 2-3 बार पूछा भी गया है, तो आप इसको मस्ट है कि याद रखेंगे, अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन दिया गया है चेन्नई, बेंगलुरु, देवास, कोरापुट। तो ये बेंगलुरु लिखा हुआ है जो कि गलत लिखा हुआ है, तो आप इसको सही कर लेंगे। तो आपके पेपर में लिख के आया था ऐसा, तो आपको इंग्लिश में इंग्लिश देख, मान लीजिए ऐसा पेपर अगर आपका आता है तो आप उसमें इंग्लिश में भी देख लीजिए कि इंग्लिश में क्या लिखा हो, देख लीजिए इंग्लिश में सही लिखा है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका ये जो होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु में है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है। ये जो संस्था होती है वो हवाई संयंत्र बनाती है, मतलब फाइटर विमान उमान बनाती है, तो आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद यहाँ से और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफेंस से।
तो आपको यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पूछे जाते हैं। तो एक पूछा जाता है आपसे इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आप नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म कभी पूछा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था और इसरो की स्थापना 1969 में, 100 साल बाद। इसके बाद पूछा जाता है कि इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख कौन है? के सीवान। जो इसके चेयरमैन कौन है? के सीवान। ये कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि के सीवान है। और के सीवान को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? के सीवान को। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। और अगर मिसाइल मैन पूछे तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि ठीक है अपन इसरो देख लिए, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है DRDO किसे? तो DRDO भारत में क्या है? जो इसरो होती है वो स्पेस, मतलब इसरो जो होती है आपके जैसे स्पेस व्हीकल हो गए, स्पेस क्राफ्ट हो गए, ये सब में काम करती है। मतलब जैसे स्पेस की जो काम करती है वो क्या करती है? इसरो काम करती है। लेकिन DRDO जो डिफेंस में जैसे डिफेंस में लड़ाकू विमान हो गए, मिसाइल हो गए, तो ये सब कौन बनाती है? DRDO बनाती है। तो DRDO से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी, 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके प्रमुख पूछे तो इसके प्रमुख कौन हो जाएंगे? G सतीश रेड्डी। तो आपको याद रखना है कि G सतीश रेड्डी हो जाएंगे इसके प्रमुख। यहां से आपको याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप नोट कर लीजिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म होता है जो कि मिसाइल उसाइल बनाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या पूछा जाता है। तो एक नासा पूछा जाता है, जो कि भारत का तो स्पेस एजेंसी नहीं है, ये कहाँ का है? अमेरिका का है। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत फेमस होता है। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी क्या है? नासा। तो आपको याद रखना है कि नासा। तो नासा से आपको याद रखना है कि नासा से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन बात कर लेते हैं कि नासा से क्या क्या बनता है। तो नासा से पूछा जाता है कि नासा की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1958 में ही नासा की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। तो आपको याद रखना है कि वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके बाद अगर पूछा जाए कि जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो जाक्सा। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे कि जापान की स्पेस एजेंसी क्या है? जाक्सा। यहां से इतना ही क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन दिया गया है, आप देखिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। अभी तो ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं और जो आंसर भी दिया गया है अभी नहीं है। भारत में कुल कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको याद रखना है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश, जैसे जो एक जिला था, एक स्टेट था भारत में। कौन सा स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर को से क्या बना दिया गया है? दो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है जिसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश? तो एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। तो आपको याद रखना है कि 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए हैं। और मतलब अब जैसे पहले 7 थे, लेकिन 2 9 हो जाने चाहिए, लेकिन 9 इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि जो दमन और दीप थी, क्या थी? दमन और दीप। तो आपको याद रखना है कि दमन दीप प्लस दादर नगर हवेली। तो दादर नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है, जिससे भारत में 8 यूनियन टेरिटरी हो जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 1949, 1947, 1927, 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935। अपन बात कर लेते हैं कब हुआ था। तो इसका अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1935। कभी कभी आपसे सन भी पूछा जाता है, कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है। डेट में जैसे 1 अप्रैल 1935, 2 अप्रैल 1935 ऐसे भी दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कभी कभी पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि मुंबई में हो जाएगा। और इसके प्रमुख कौन हो जाएंगे? शक्तिकांत दास। तो आपको याद रखना है कि शक्तिकांत दास हो जाएंगे इसके प्रमुख, चेयरमैन। इसके बाद यहां से और क्या क्वेश्चन बनता है? तो एक क्वेश्चन बनता है SBI से। तो आपको याद रखना है कि मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को। तो आपको याद रखना है कि 1 जुलाई 1955 को हुई थी।
और इसका भी हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। तो इसका भी हेडक्वार्टर का क्या हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। और इसके अगर प्रमुख की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा, एमडी सीईओ दिनेश कुमार खारा। तो आपको इतना याद रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहां से बनता है बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक। तो आपको आईसीआईसीआई बैंक भी देख लीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। तो आपको याद रखना है 1994 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। लेकिन इसका सब हेडक्वार्टर जो होता है बड़ोदरा में होता है। तो कभी कभी बड़ोदरा भी दे देता है। और इसके एमडी सीईओ कौन हो जाएंगे, तो एमडी सीईओ हो जाएंगे संदीप बख्शी। तो संदीप बख्शी। इसकी टैग लाइन पूछी जाती है, तो आपको टैग लाइन याद रखना है कि हम है ना ख्याल आपका। तो इसका टैग हो जाता है हम है ना ख्याल आपका। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। तो आप देख लीजिए, आप आंसर करिए। जिसमें से अभी अगर बात करें कि करंट में कौन है, तो करंट में कौन है, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो आपको याद रखना है कि अभी करंट की बात करें तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो आपको यहां से इतना याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं और यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो आपसे पूछा जाता है सचिव से इंपॉर्टेंट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कैबिनेट सचिव कौन है भारत के, तो कैबिनेट सचिव कौन हो जाएंगे, राजीव गौबा। तो आपको याद रखना है कि राजीव गौबा क्या हो जाएंगे, कैबिनेट सचिव हो जाएंगे। इसके बाद पूछा जाता है कि रक्षा सचिव कौन है कभी कभी, तो रक्षा सचिव हो जाएंगे अजय कुमार। तो आपको याद रखना है कि अजय कुमार क्या हो जाएंगे, रक्षा सचिव हो जाएंगे। और अगर पूछे आपसे वित्त सचिव कौन है भारत के, तो वित्त सचिव की बात करें तो वित्त सचिव कौन हो जाएंगे, अजय भूषण पांडे। तो आपको याद रखना है कि अजय भूषण पांडे क्या है, वित्त सचिव है। तो आपको यहां से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है। तो आप आंसर देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 2014 का है, प्रभुनाथ द्विवेदी को दिया गया था। लेकिन अभी बात करें 2019 का, आपसे पूछा जाएगा क्योंकि एक करंट का था। तो 2019 में कई लोगों को दिया गया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके, मतलब तो आपको क्लियर हो जाएगा हर लैंग्वेज के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं एक इंपॉर्टेंट कौन है, शशि थरूर। तो इनका बुक कौन था, एन इरा ऑफ डार्कनेस। तो एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए क्या कौन सा दिया गया था 2019 के लिए, शशि थरूर को। और आप ये मतलब कई क्षेत्र में दिए जाते हैं, कई लैंग्वेज में दिए जाते हैं। तो आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शशि थरूर को दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि एन इरा ऑफ डार्कनेस, ये कभी कभी मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको बता देता हूं, शशि थरूर। तो शशि थरूर से आपको याद रखना है एन इरा ऑफ डार्कनेस। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन दिया गया है सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजा, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेला राजपूत। तो क्या हो जाएगा, बुंदेला राजपूत, जो कि ओरछा के चतुर्भुज मंदिरों का निर्माण कराया था। इसके बाद यहां से और क्या क्वेश्चन बनता है, तो राजा विक्रमादित्य से पूछा जाता है कि जो राजा विक्रमादित्य कौन थे। तो राजा विक्रमादित्य कौन थे, जो कि उज्जैन के महाराज थे। तो इनके नवरत्न में से एक थे कौन, कालिदास, और इन्होंने उज्जैनी की स्थापना की थी। और इसके बाद पूछा जाता है कि राजा भोज कौन थे। तो राजा भोज मतलब इन्होंने भोपाल की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है कि भोपाल। लेकिन कभी कभी भोपाल में से और कुछ पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि एक ऑप्शन देता है दोस्त मोहम्मद खान। तो अगर दोस्त मोहम्मद खान ऑप्शन दिया है, तो आपको याद रखना है कि दोस्त मोहम्मद खान हो जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं बैल चोटी, मिकाई चोटी, कैस्केड चोटी, गुडविल चोटी सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुडविल चोटी। तो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गुडविल चोटी, जो कि आपको यहां से याद रखना है, जो कि यहां से इतना ही क्वेश्चन बनता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय सेना के प्रमुख कौन है। ऑप्शन दिया गया है जनरल विक्रम सिंह, जनरल दलवीर सिंह, जनरल बिपिन रावत, जनरल दीपक कपूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो अभी भारतीय सेना के प्रमुख जो है जनरल बिपिन रावत नहीं है। तो आपको यहां से याद रखना है कि जो करेक्ट आंसर उस समय थे जिस समय पेपर हुआ था, एक क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर है। और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन रहे हैं तो मैं आपको करा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन फंसेंगे ही, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अभी अपन बात कर लेते हैं कि अभी कौन है। तो अभी कौन है भारतीय सेना के प्रमुख, तो आपको याद है कि मनोज मुकुंद नरवणे। तो मनोज मुकुंद नरावने। तो आपको आप लिख लीजिएगा मनोज मुकुंद नरावने।
जो कि भारतीय सेना के प्रमुख हैं। तो बात करते हैं सर, अगर मान लीजिए जो जनरल बिपिन रावत, तो जनरल बिपिन रावत क्या है? तो जनरल बिपिन रावत आपको याद रखना कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो जो कि अभी भारत में नई भर्ती हुई है, जो कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत, जो कि आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आपको याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वायुसेना के प्रमुख कौन हो जाएंगे? तो आपको याद रखना है कि वायुसेना के प्रमुख हो जाएंगे RKS भदौरिया। तो RKS भदौरिया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर लें एक और, अगर पूछा जाए जल सेना के प्रमुख कौन है? तो जल सेना के प्रमुख हो जाएंगे एडमिरल करमबीर सिंह। तो एडमिरल करमबीर सिंह हो जाएंगे जल सेना के प्रमुख। तो आपको यहां से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक विषम चुनिए, हाथी का चिघाड़ना, घोड़े का हिनहिनाना, ऊंट का दहाड़ना, कुत्ते का भौंकना। जिसका सही आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो ऊंट का दहाड़ना गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊंट कभी नहीं दहाड़ता है। तो आपको याद रखना है कि ऊंट कभी नहीं दहाड़ता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में रीजनिंग का भी ले लिया था। भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 में परीक्षण किया गया था। तो कौन से द्वीप में किया गया था? तो आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए मिसाइल आता है और अगर आपको याद नहीं है, तो आपको सीधा सीधा टिक कर देना है अब्दुल कलाम द्वीप, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि पहले उड़ीसा में स्थित है। जिसका पहले क्या नाम था? पुराना नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो उड़ीसा में स्थित है। इसका पहले क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। तो आपको याद रखना है कि व्हीलर द्वीप इसका पहले नाम था। तो जो कि व्हीलर द्वीप का नाम जो APJ अब्दुल कलाम थे, उनके सम्मान में रख दिया गया था, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। आपसे यहां से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन सा शब्द अंकित है? ऑप्शन दिए गए सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मन, भारत माता की जय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। और कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो आपको याद रखना है कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आप इसको मतलब निश्चित याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वंदे मातरम से अगर पूछा जाए तो भारत की राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। जनगण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है, तो इसकी रचना कौन की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्हें 1913 में प्रथम साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था साहित्य का गीतांजलि के लिए। तो आपको इतना याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, MA जिन्ना, PV मेनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। जो कि भारत का विभाजन हुआ था, तो आपको याद रखना है कि जो भारत और पाकिस्तान का डिवाइड हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन की, जो कि भारत के लास्ट वायसराय थे। तो आपको याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन कई प्रकार के बन सकते हैं। सुशासन दिवस भारत के किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। जिसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में। और यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको याद ही रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। तो आपको याद रखना है 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। और एक पूछा जाता है कि राजीव गांधी के जन्मदिन को किस नाम से मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इनका पूछ लिया गया तो सद्भावना दिवस। मान लीजिए इस बार ये पूछा गया था, इस बार शायद ये पूछ ले राजीव गांधी, तो आपको सद्भावना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को। तो आपको ये भी याद रखना है कि 20 अगस्त को। और इंदिरा गांधी की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन आप देख लीजिए इंदिरा गांधी का 19 नवंबर को मनाया जाता है। 1917 में इनका जन्म हुआ था। और अगर बात करें कि 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था ये अटल लाल बहादुर शास्त्री, जिनका नारा पूछा जाता है तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था इन्होंने। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है दिबांग से आपको मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये कहाँ स्थित होगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको याद रखना है कि दिबांग कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो आपको याद रखना सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि सीधी जिला में है। और पेंच अगर पूछा जाए तो पेंच कहाँ हो जाएगा? सिवनी में हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।
और आपको जो हैशटैग मोदी जी रोजगार दो जो मुहिम चला गया है, मैं आपको ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, तो आपको उसको ट्विटर में ट्रेंड कराना है, जो कि 25 फरवरी को, मतलब 25 फरवरी को ट्रेंड कराना है आपको। तो आपको ये बात याद रखना है। थैंक यू, नमस्कार।